One commonly asked doubt of every CA foundation students, मैम what is the difference between sale and agreement to sell? अगर आपको भी ये कॉन्सेप्ट में डाउट है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है. हाय, आई एम सीए प्रीति अग्रवाल, योर लॉ टीचर, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल एंड द डिफरेंस बिटवीन देम. स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये समझ लो दैट वी आर डिस्कसिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अच्छा, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली फ्रॉम द सेलर टू द बायर, देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो तरीके के हो सकते हैं. इट कैन बी सेल और एग्रीमेंट टू सेल. अब अगर बायर इमीडिएटली ओनर बन जाता है तो वो सेल है. मान लो कि बायर गया सेलर के पास और बोलता है मुझे एक शर्ट खरीदनी है. सेलर ने शर्ट दिखाई, उसने बोला ये वाली शर्ट पैक कर दो. काउंटर पे गया, पैसे दिए, शर्ट ले ली. सो इन दिस केस बायर हैज बिकम द ओनर इमीडिएटली. नाम उसके नाम पे इनवॉइस बन गया, वो ओनर बन जाता है. ही बिकेम द ओनर इमीडिएटली. दिस इज सेल. सो इन केस ऑफ सेल द बायर बिकम्स द ओनर इमीडिएटली. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? वही सेम सिचुएशन है. बायर आया सेलर के पास, बोलते हैं मुझे शर्ट खरीदनी है. उसने शर्ट देखी, बोला यार तेरी शर्ट तो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तेरे पास इसमें 100 पीसेस हैं क्या? बोलते सर 100 पीसेस तो नहीं है मेरे पास में, मैं 10 दिन में बना दूंगा, आप आ जाना. तो क्या बायर इमीडिएटली ओनर बन गया? ही विल बिकम द ओनर एट अ फ्यूचर डेट. 10 दिन के बाद वो ओनर बनेगा जब शर्ट्स रेडी हो जाएंगी. अब तक सेलर ही ओनर है. Buyer will become the owner at a future date. This is nothing but an agreement to sell. So in case of agreement to sell, buyer becomes the owner at a future date, or he may become the owner on fulfillment of certain conditions. उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स से कि सेलर ने बायर को अपना एक स्कूटर दिखाया. बायर बोलते मैं तेरा स्कूटर तो ले लूं, लेकिन इसकी रिपेयरिंग, सर्विसिंग और ये पार्ट है ना वो मुझे उसको रिप्लेस करके दे, तब मैं बनूंगा ओनर. तो इन दिस केस उसने एक कंडीशन रख ली कि तू इसको सर्विसिंग और वो पार्ट रिप्लेस करके दे, मैं खरीद लूंगा. हैज द बायर बिकम द ओनर इमीडिएटली? नो. ही विल बिकम द ओनर व्हेन द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. दिस इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट टू सेल. तो यहां पर वो बोलता है कि तू सर्विसिंग कर दे, तब मैं ओनर बनूंगा. तो फिलहाल तो बायर ओनर नहीं बना, वो फ्यूचर डेट में ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस ओनर बन जाएगा. दैट इज एन एग्रीमेंट टू सेल. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल? इन केस ऑफ सेल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली to the buyer, whereas in case of agreement to sell, buyer becomes the owner at a future date or on fulfillment of certain conditions. अब इसी को हम अपने नोट्स में से पढ़ लेते हैं. मैं आपको कीवर्ड्स भी हाईलाइट करवा दूंगी जो आपके आंसर में आने ही चाहिए इन द एग्जाम. वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अच्छा, सबसे पहले तो ये बोल लो कि समझ लो कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल दे आर डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. मैंने आपको वो नोट भी लिखवाया था दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी आइदर सेल और एग्रीमेंट टू सेल. तो वही लिखी है हमारी यहां पर फर्स्ट लाइन. Contract of sale may be both sale and agreement to sell. If under the contract of sale the property in the goods, property कीवर्ड है, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं लिखना है आप ओनरशिप लिख सकते हो, वो भी चलेगा. Where under a contract of sale the property or ownership is transferred immediately, ये मेरा कीवर्ड है, ये मेरा कीवर्ड है प्रॉपर्टी. Where the property ownership is transferred immediately from the seller to the buyer, then it is called as sale, and that contract is called as sale. वही same example है जो मैंने आपको explain किया. Then we have agreement to sell, where under a contract of sale the transfer of property, यहां पर फिर से उन्होंने property word यूज किया है, आप इसके बदले ownership word भी यूज कर सकते हो. Where the property or the ownership in the goods is to take place at a future time, ये मेरे आंसर में आना ही चाहिए, at a future time, or subject to some condition
देन इट इज नोन एज एग्रीमेंट टू सेल। तो जब ओनरशिप फ्यूचर टाइम में या कुछ कंडीशंस पूरे होने पे ट्रांसफर हो जाएंगे, देन इट इज नोन एज एग्रीमेंट टू सेल। वही सेम एग्जांपल्स हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वो 100 शर्ट्स देने को तैयार है, बट एट अ फ्यूचर डेट बोलता मैं बना के रखूंगा, तो क्या बायर ओनर बन गया? नहीं, ही विल बिकम द ओनर एट अ फ्यूचर डेट। अच्छा, बोलता है कि मैं तेरा स्कूटर तो खरीदूं लेकिन इसको सर्विसिंग और रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। हैज द बायर बिकम द ओनर इमीडिएटली? नो, ही विल बिकम द ओनर एट अ future date when the conditions are satisfied. So he will become the owner only when the conditions are satisfied. This is nothing but an agreement to sell. ठीक है, तो अगर मुझे एग्जाम में ऐसा डिफरेंस बिटवीन आ जाता है तो फिर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे अबाउट द मीनिंग, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बिकॉज दैट इज समथिंग विच डिस्टिंग्विशेस सेल फ्रॉम एग्रीमेंट टू सेल। सो वेर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी और द ओनरशिप, हम फिर से कीवर्ड्स हाईलाइट कर देंगे, where the property in the goods is immediately transferred from the seller to the buyer, it is sale। और मैं हमेशा इसको एरो फॉर्मेट में लिखना पसंद करती हूँ क्योंकि रिविजन के टाइम पे वही काम में आता है। where the seller transfers the ownership immediately, buyer becomes the owner immediately, it is sale। अब आपने नोटिस किया होगा मैं अलग अलग तरीके से आपको वो सेंटेंस बोल के बताती हूँ, बिकॉज इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप यही वर्ड्स एग्जाम में लिखो। ओन वर्ड्स में भी अगर आपने लिख दिया दैट ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली फ्रॉम द सेलर टू द बायर, या आपने लिखा बायर बिकम्स द ओनर इमीडिएटली, तो दोनों का मीनिंग तो सेम है, इट इज फाइन। Where under a contract of sale, the transfer of property or the ownership is to take place either at a future date or on fulfillment of certain conditions, then it is known as agreement to sell। तो मेरे दो क्राइटेरिया है यहाँ पर, ओनरशिप या तो फ्यूचर में जाएगी या फिर कुछ कंडीशन पूरे होने पे ओनरशिप ट्रांसफर होगी, इट इज एग्रीमेंट टू सेल। तो सबसे पहले तो मैंने ओनरशिप के थ्रू उसका मीनिंग एक्सप्लेन किया कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल के कॉन्सेप्ट में आखिर में फर्क क्या होता है। फिर मेरा सेकेंड पॉइंट है अबाउट द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके आंसर में आना ही चाहिए दैट इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों एग्जीक्यूटेड? एग्जीक्यूटेड मीन्स एवरीथिंग इज ओवर, नथिंग रिमेन्स टू बी डन। The seller has transferred ownership to the buyer immediately. All the formalities are fulfilled. It's an executed contract. Nothing remains to be done. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके आंसर में आना ही चाहिए। वाई एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज समथिंग रिमेन्स टू बी डन ना, ओनरशिप इज येट टू बी ट्रांसफर्ड, वो तो बाद में ट्रांसफर होगी। बायर बिकम्स द ओनर एट अ फ्यूचर डेट, समथिंग रिमेन्स टू बी डन, दैट इज वाई इट इज नोन एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी मतलब समथिंग रिमेन्स टू बी डन, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ काम करना बाकी है, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं हुए हैं। अच्छा, अगर हम रिस्क की बात करें, वाई आर वी टॉकिंग अबाउट रिस्क, देखो अभी कितना इजीली आप ये पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन याद कर सकते हो। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी, क्योंकि वो हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का प्राइमरी डिस्कशन है, प्रॉपर्टी के थ्रू हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर लिया। फिर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें तो हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कमेंट किया दैट इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज नथिंग रिमेन्स टू बी डन, बायर हैज बिकम द ओनर इमीडिएटली। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में इट्स एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज समथिंग रिमेन्स टू बी डन। तो सबसे पहले मीनिंग बताया, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है इसलिए मैंने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया। तीसरी बात, ओनरशिप एंड रिस्क दोनों साथ में जाते हैं, जो ओनर है वही रिस्क बेयर करता है। यस, तो मेरा जो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो रिस्क पे आएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो पॉइंट्स। सिंस द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, बायर इमीडिएटली ओनर बन जाता है। भाई हमने पढ़ा था जो ओनर है वही रिस्क बेयर करेगा। रिस्क मतलब क्या? गुड्स डैमेज हो गए या फिर गुड्स को कुछ हो गया, नेचुरल कैलामिटी आ गई, सेलर की कोई गलती नहीं है, तो ओनर कौन है? बायर। हु विल बेयर द रिस्क? बायर बेयर्स द रिस्क। ये हमेशा याद रखना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ओनर बेयर्स द लॉस, ओनर बेयर्स द रिस्क। फिर गुड्स भले ही उसके पोजेशन में हो ना हो, क्योंकि डिलीवरी, प्राइस, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग तरीके से चलते हैं। ओनरशिप वही हम देखेंगे, डिलीवरी, प्राइस वो तो सब बाद में भी किया जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे ओनर कौन है, बिकॉज ओनर बेयर्स द लॉस, ओनर बेयर्स द रिस्क। अच्छा, अब यहां पर देख लो, सेलर सोल्ड अ सोफा सेट टू द बायर, ठीक है, इसने एक सोफा सेट सेल किया टू द बायर, बायर बिकेम द ओनर इमीडिएटली। मैम ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है, हमको कैसे पता चलेगा ओनर कौन है? सी, ओनरशिप इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड, एक तो इंटेंशन देख लो, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके नाम पे इनवॉइस बन गया, आपके नाम पे वो बिल बन गया, मतलब आप ओनर बन गए। तो इंटेंशन देखते हैं हम, डॉक्यूमेंटेशन जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो देखते हैं, आपके नाम पे हो गए, आप ओनर बन गए।
भले ही गुड्स आपके पोजेशन में है नहीं, भले डिलीवरी हुई नहीं है, वो हम कंसिडर ही नहीं करते. डिलीवरी, पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर ट्रांसफरिंग ओनरशिप. अच्छा, सिंस द बायर हैज बिकम द ओनर. ओके, अब देखो सेलर ने सोफा सेट सेल किया टू द बायर. बायर ओनर बिकम, ही बिकम द ओनर इमीडिएटली. लेकिन वो सेलर को बोलते थे कि इसमें ना थोड़ी सी क्लीनिंग और तू मुझे इसकी जो जो सरफेस है उसको क्लीन करके दे, सोफा सेट को थोड़ा सा पॉलिश करके दे. तो सेलर बोलते सर इसमें 2 से 3 दिन लग जाएंगे, आप सोफा सेट इधर ही रहने दो, मैं आपको भिजवा दूंगा. एट नाइट फायर अकर्ड, सोफा सेट डिस्ट्रॉयड. हु विल बेयर द लॉस? बायर विल बेयर द लॉस, क्योंकि वो ओनर बन चुका है, इवन इफ द पोजेशन इज विद द सेलर. सो हियर बायर विल बेयर द लॉस इवन इफ द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द सेलर, क्योंकि जो ओनर है वही लॉस बेयर करता है, वही रिस्क बेयर करता है. सो बायर विल बेयर द लॉस इवन दो द गुड्स वर इन द पोजेशन ऑफ द सेलर. अच्छा, एग्रीमेंट टू सेल की बात कर लेते हैं. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट सेलर सोल्ड अ फूड प्रोसेसर टू द बायर. ठीक है, उसने एक फूड प्रोसेसर सेल किया, लेकिन उस बोलते कि तू इसको यूज कर, 7 डेज तक रख, पसंद आएगा तो रखना वरना रिटर्न कर देना. ठीक है, तो सेलर ने एक फूड प्रोसेसर दिया बायर को, 7 दिन का टाइम भी दिया, पसंद आया रखना वरना रिटर्न कर देना. ओनरशिप उसने अपने पास ही रखी. वो तो तब देगा ना बायर को जब वो कंफर्म करेगा, या 7 दिन खत्म हो जाएंगे तब बायर ओनर बन जाएगा. अब सोचने वाली बात है, ओनरशिप भले ही सेलर के पास है, लेकिन गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द बायर, वो यूज कर रहा है, पसंद आएगा तो रख लेगा. ऑन द थर्ड डे नेचुरल कलामिटी की वजह से, बायर की गलती नहीं है, फूड प्रोसेसर टूट गया, खराब हो गया. हु विल बेयर द लॉस? सेलर विल बेयर द लॉस, क्योंकि वो ओनर है. ही विल बेयर द लॉस इवन इफ द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द बायर. तो कंक्लूजन ये है, ओनर बेयर्स द लॉस, ओनर बेयर्स द रिस्क. सेल में बायर इज द ओनर, he will bear the loss even if the goods are in the possession of the seller. Agreement to sell में seller अभी तक owner है, he will bear the loss even if the goods are in the possession of the buyer. सेलर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, ठीक है, हम सेलर के ब्रीच की बात कर रहे हैं. सेलर सोल्ड गुड्स टू द बायर, उसने ओनरशिप दे दी, लेकिन अब द गुड्स डिलीवरी नहीं किए हैं. ओके, इफ सपोज सेलर रिफ्यूजेस टू डिलीवर गुड्स टू द बायर, उसने डिलीवरी नहीं की, तो क्या बायर उससे गुड्स मांग सकता है? ऑफ कोर्स, वो ओनर है, वो बोल सकता है यार ये मेरे गुड्स है, मुझे दे, इनकी डिलीवरी दे. सो बायर कैन टेक एक्शन एंड ही कैन रिकवर द गुड्स फ्रॉम द सेलर बाय फाइलिंग अ केस, क्योंकि वो ओनर बन चुका है. बट वॉट इफ इट्स एन एग्रीमेंट टू सेल, सेलर ओनर है और वो बायर को गुड्स डिलीवर करने से मना कर देता है, बोलते मैं तुझे गुड्स डिलीवरी नहीं करूंगा. तो क्या बायर उसके ऊपर केस करके गुड्स की डिलीवरी मांग सकता है? नहीं मांग सकता, क्योंकि बायर ओनर नहीं है. लेकिन ब्रीच तो हुआ है ना, तो बायर विल क्लेम डैमेजेस. ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, यहां पर बायर ओनर बन गया था तो वो गुड्स मांग सकता है बाय फाइलिंग अ केस, लेकिन यहां पर क्योंकि वो ओनर नहीं है, वो सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस क्लेम कर सकता है. अब ब्रीच बाय बायर की बात कर लेते हैं. सेलर सोल्ड गुड्स टू द बायर, उसने ओनरशिप भी दे दी. अब बायर प्राइस पे करने से मना कर देता है, तो कैन द सेलर रिकवर द फुल प्राइस फ्रॉम द बायर? ऑफ कोर्स, उसने ओनरशिप दे दी, बायर ओनर बन गया, तो उसको प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा. सेलर कैन रिकवर द फुल प्राइस, इट यहां पर बोलता है प्राइस, ही कैन रिकवर द फुल प्राइस फ्रॉम द बायर बाय फाइलिंग अ केस. लेकिन अगर मैं अग्रीमेंट टू सेल की बात करूं, सेलर ओनर है, बायर इज नॉट पेइंग द प्राइस, तो क्या मैं उससे फुल प्राइस रिकवर कर सकती हूँ? नहीं भाई, ओनर तुम हो, लेकिन ब्रीच तो किया है ना बायर ने, तो हम उससे डैमेजेस जरूर रिकवर कर सकते हैं. फिर यहां पे जो मेरा पॉइंट है, नेचर ऑफ राइट्स. तो नेचर ऑफ राइट्स में सबसे पहले यूज इन रेम, इट मींस राइट अगेंस्ट अ थिंग. अब देखो, बायर ओनर बन चुका है, he has right against the goods, against the thing, he has a right to enjoy those goods against the entire world. goods उसी के हैं, he has a right against the goods. अगर सेलर नहीं देता तो हम गुड्स मांग सकते हैं उससे. लेकिन यहां पर आता है यूज इन पर्सोनम, इट मीन्स राइट अगेंस्ट अ पर्सन.
तो बायर ओनर तो है नहीं, गुड्स तो नहीं मांग सकता, लेकिन अगर सेलर ने ब्रीच कर दिया तो वो सेलर के अगेंस्ट एक्शन तो ले सकता है ना। सिमिलरली अगर बायर ने ब्रीच कर दिया तो सेलर बायर के अगेंस्ट एक्शन लेगा, तो पर्सन के अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं। यहां पर हम गुड्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकते थे क्योंकि बायर ओनर बन चुका है। यहां पर बायर ओनर नहीं है, इसीलिए वो गुड्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन वो सेलर के अगेंस्ट पर्सनली एक्शन जरूर ले सकता है। सिमिलरली अगर बायर ने ब्रीच कर दिया तो सेलर बायर के अगेंस्ट पर्सनली एक्शन, पर्सनली मतलब उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लेगा, गुड्स तो उसी के पास रहेंगे। तो दैट क्रिएट्स राइट अगेंस्ट अ पर्सन। So students, this was the difference between sale and agreement to sell. I hope कि आपको अभी कोई confusion नहीं होगा and you will be able to write this answer correctly if asked in the exam. ऐसे ही और informative और concept based videos के लिए subscribe to my channel और bell icon जरूर hit करना ताकि आपका कोई भी concept video miss ना हो जाए।